सीडीएस एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन सी ट्रेनिंग एकेडमीज में जाते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, बाद में किस एज तक जाते जाते आप रिटायर होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है और इसमें किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है और किस तरीके से उसमें मार्किंग स्कीम होती है। सारी की सारी जानकारी यहीं लेने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी द्वारा सर्विसेज के लिए, मिलिट्री सर्विसेज या आर्मी के लिए या डिफेंस के लिए, डिफेंस पर्सोनल के लिए करवाया जाने वाला ये दूसरा एग्जाम है। एक है एनडीए और दूसरा है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस। ये हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है, साल में 2 बार ये आयोजित कराया जाता है। ये लगभग फेब में होता है और ये करीबन अक्टूबर में होता है। इसे सीडीएस फर्स्ट बोलते हैं, इसे सीडीएस सेकंड बोलते हैं। इस बार तो पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, इधर उधर सारा सिस्टम चेंज हो गया। आमतौर पर यही रहता है। यदि इनके नोटिफिकेशन की बात करें तो नवंबर के करीबन यहां नोटिफिकेशन आ जाता है सीडीएस फर्स्ट का, जिसका एग्जाम कब होता है, फरवरी में। यदि सीडीएस 2 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन लगभग जून के लगभग नोटिफिकेशन आ जाता है। और हर साल तकरीबन 450 के करीबन वैकेंसी आती हैं, तो लगभग 900 साढ़े 900 के करीबन टोटल वैकेंसी आती हैं एक साल में। सीडीएस में जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन के बाद में आपको जो डिफरेंट एकेडमीज हैं, एकेडमीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी शॉर्ट में ही लिख देता हूं। दूसरा है इंडियन नेवल एकेडमी और तीसरा है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और एक होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसे ओटीए बोलते हैं। इनके हेडक्वार्टर अलग अलग जगह हैं। आईएमए का हेडक्वार्टर है देहरादून। इंडियन नेवल सर्विसेज और इंडियन नेवल एकेडमी का हेडक्वार्टर है अजीमाला, केरला। और इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का हेडक्वार्टर है चेन्नई। शायद इस तरीके से ही है, हाँ बिल्कुल सही है। हो सकता है कई बार फ्लो में गलत हो जाए। चलो, इस तरीके से ये हेडक्वार्टर है। तो सीडीएस एग्जाम पास करने के बाद ये जो डिफरेंट एकेडमी, ये जो 4 एकेडमी आपके सामने मैंने लिखी हैं, इनमें 1 से 1.5 साल तक की ट्रेनिंग के लिए आपका चयन किया जाता है। उसके बाद आपका कमीशन स्टार्ट होता है। सीडीएस के थ्रू सिलेक्शन होने पर 2 तरह का कमीशन मिलता है। एक परमानेंट कमीशन होता है इसमें, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन में सिलेक्शन होने के बाद लगभग आपका यदि सही से प्रमोशन होता है, सब कुछ सही रहता है, तो कर्नल तक जाकर आप कर्नल पोस्ट तक जाकर आप रिटायर हो जाते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ये लगभग 10 साल का होता है। यदि आपने सही रूप से काम किया है तो आपकी सेवाओं को, उत्कृष्ट सेवाओं को देखकर 4 साल का आपको एक्सटेंड भी करवाया जाता है, तो लगभग 14 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। और फिर रिटायरमेंट के बाद परमानेंट वालों को तो पेंशन भी मिलती है, इधर पेंशन नहीं मिलती। बाकी कैंटीन वेंटीन और वो सारी सेवाएं वो परमानेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन को ही, दोनों को ही मिलती हैं। अब देखिए, परमानेंट जो कमीशन होता है ये आईएमए, आईएनए और आईएफए में होता है। ओटीए में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। और खासकर के यदि फीमेल्स की हम बात करें, महिलाओं की यदि बात करें, हर साल लगभग ओटीए में 15 सीटें आती हैं। मतलब एक सीडीएस के एग्जाम में हर साल लगभग कुल 30 सीटें हो गई फीमेल्स के लिए। तो इनका चयन ओटीए के लिए होता है, फिलहाल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही होता है, जो बेसिकली इंडियन मिलिट्री सर्विसेज के लिए या इंडियन मिलिट्री के लिए यहां चयन किया जाता है। यहां भी मिलिट्री के लिए, यहां इंडियन नेवी के लिए और यहां इंडियन एयरफोर्स के लिए, बेसिकली फ्लाइंग स्क्वाड्रन के लिए, फ्लाइंग के लिए यहां पे सिलेक्शन किया जाता है। यदि उम्र सीमा की हम बात करें तो उम्र सीमा सबकी अलग अलग है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। चेंज क्या है, यदि हम बात करें इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की तो यहां लगभग आपकी उम्र होनी चाहिए 19 से 24 साल फॉर्म फिल करते समय।
और ज्वाइनिंग के समय 20 से माफ कीजिएगा 19 से 23 साल और 20 से 24 साल होना चाहिए आपकी ज्वाइनिंग के समय। यदि आपने कमर्शियल पायलट की DICGC जो आपका डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ एविएशन है, उससे यदि आपने कमर्शियल पायलट का, माफ कीजिएगा गले को, उससे यदि आपने कमर्शियल पायलट का यदि लाइसेंस ले रखा है तो आपको यहां पे 2 साल की छूट मिलती है। सभी में अनमैरिड होना आवश्यक है। केवल इंडियन एयरफोर्स में कुछ एक्सटेंशन मिल सकता है मैरिड वालों को, लेकिन उनको वहां पे अपने परिवार को रखने की अनुमति नहीं होती। वो किनको मिलता है? 25 साल से ज्यादा वालों को। तो 25 साल से ज्यादा वाले कौन आएंगे? वही कमर्शियल पायलट का जिनके पास लाइसेंस है DCGC का। अरे यार मैं बार बार गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। सिविल एविएशन का जिसके पास, कमर्शियल पायलट का जिसके पास लाइसेंस है, जिसको 2 साल की छूट मिलती है, जो 26 साल तक ज्वाइन कर सकता है, तो वो मैरिड हो सकते हैं। और फीमेल्स बेसिकली ये भी अनमैरिड रहेंगी, लेकिन विडो यदि है तो वो भी ज्वाइन कर सकती है। लेकिन मेल्स को ये अलाउड नहीं है। मेल्स कैसे होने चाहिए? यहां अनमैरिड ही होने चाहिए। तो ये सिस्टम था अलग अलग एकेडमी का, और इसके लिए आपका चयन होता है। बाकी उम्र मैंने बता दी 19 से 23। यहां इंडियन मिलिट्री सर्विसेज में 18 से 23, ज्वाइनिंग के समय ये होना चाहिए 19 से 24। इंडियन नेवल में भी यही है। यदि बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इंडियन नेवल एकेडमी में इंजीनियरिंग यदि आपने कर रखी है और कितने भी मार्क्स हैं, तो आप इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवी सर्विसेज के जो एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स के लिए जरूरी है कि 12th में आपके पास फिजिक्स और आपने मैथ्स पढ़ी हो एयरफोर्स में जाने के लिए। इसके अलावा कितने % मार्क्स होने चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपने ग्रेजुएशन करी है, किसी भी स्ट्रीम से करी है, तो कोई समस्या यहां होती नहीं है। और भी डिटेल में हम कभी और बात कर लेंगे यदि किसी बच्चे को किसी पॉइंट से रिलेटेड समस्या आ रही हो, क्योंकि आमतौर पर समस्या क्या आती है, एक तो कि सर हमारा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बच्चा यदि आप ये एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब ज्वाइनिंग आती है, लगभग आपका रिजल्ट आ जाता है, यदि CDS फर्स्ट की बात करें तो रिजल्ट नवंबर के लगभग रिजल्ट आ जाता है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो उस समय आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले में ज्वाइनिंग करीबन आपको दे दी जाती है मई के अंदर, अप्रैल मई के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाती है, लेकिन तब तक अपने यहां यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट नहीं आता। अपने यहाँ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है जून जुलाई के अंदर आता है। CDS सेकंड के अंदर आप आराम से भरिए, और CDS सेकंड के अंदर जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो ऑफकोर्स आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल होगी। यदि बात करें सिलेबस की, या सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। परीक्षा किस तरीके से होती है? देखो, परीक्षा में GK, इंग्लिश, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स आती है, इंग्लिश बिल्कुल बेसिक, यहां 10वीं तक की 10th तक की मैथ्स पूछी जाती है, जिसमें आपको बिल्कुल अरिथमेटिक वगैरह यही आता है इसके अंदर। इंग्लिश बेसिक आता है, एंटोनिम, सिनोनिम और टेंस, और बाकी जो बेसिक ग्रामर है वो। GK में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारा का सारा जो बाकी एग्जाम्स में आता है, वो सारा का सारा अपन डिटेल में भी इनकी बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न की हम बात कर रहे थे, तो GK और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे 100 मार्क्स के होते हैं। कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स ईच, यदि मार्क्स की हम बात करें। और यदि बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो GK में आते हैं 120 क्वेश्चन, इंग्लिश में आते हैं 120 क्वेश्चन, और मैथ्स में आते हैं 100 क्वेश्चंस। मतलब लगभग एक क्वेश्चन हो जाता है 0.87 मार्क्स का, यहां पे हो जाता है। नेगेटिव कैरी होगा 1/3। देखो, पहले भी मैंने बताया है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो 1/3 नेगेटिव मार्किंग लेके चल लेना। 1/3 मतलब 3 सवाल गलत होने पर एक सही सवाल आपका हट जाएगा। सिंपल सा, वो दिमाग में नहीं लगाना, क्योंकि कई बार बच्चा करता है सर 0.33 लिख रखा था, तो 0.33 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.999, वो वाला दिमाग नहीं लगाना। 3 यदि सवाल गलत हो जाते हैं तो आपका एक जो सही सवाल था उसे भी हटा दिया जाता है। बाकी की सर्विसेज के लिए, बाकी की एकेडमी के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी,
इनके लिए ये तीनों ही पेपर होते हैं, ये तीनों ही पेपर होते हैं। लेकिन यदि बात करें ओटीए की, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की, तो उसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता, उसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता, मैथ नहीं आता। तो यदि आप ओटीए चॉइस में भर रहे हैं तो केवल और केवल ओटीए ही भरें, ओटीए के अलावा नहीं भरें। यदि आप ओटीए के अलावा दूसरी एकेडमीज भी भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस ओटीए ही दिया जाएगा, बाकी के एकेडमीज को नहीं दिया जाएगा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ जाए, साफ स्पष्ट शब्दों में। तो जितने भी फीमेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओटीए ही भरे, यहां मैथ्स नहीं पूछा जाएगा। जीके और इंग्लिश का एक पेपर हो जाएगा जो 100 मार्क ईच और 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये 9 से 11 सुबह सुबह हो जाता है, 2 घंटे का होता है, फिर 1 घंटे का गैप होता है, 12 से 2 ये हो जाता है, और फिर 1 घंटे का गैप होता है, 3 से 5 ये मैथ्स का हो जाता है। तो जो ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जिन्होंने चॉइस भरा है वो करीबन 2 बजे करीबन फ्री हो जाते हैं, फिर घर पे आओ, धूमधाम मचाओ, आराम से मजे करो। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। ये आपका एक एग्जाम हुआ। इसमें सिलेक्शन होने के बाद joinindianarmy.nic.in पर आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है, वहां पे रजिस्टर करना होता है, और उस पर रजिस्ट्रेशन के बाद जब मार्क्स आ जाते हैं तो सबकी अलग अलग एकेडमी की अलग अलग कट ऑफ होती है, किस दिन कट ऑफ की अलग अलग बात कर लेंगे। तो उसके हिसाब से आपको फिर एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको मेल आता है कि डेट सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप डेट सेलेक्ट नहीं करते तो वो अपने हिसाब से रैंडम दे देते हैं, फिर आपको वो मानना जरूरी है। फिर होता है आपका एसएसबी स्टेज। एसएसबी स्टेज में पहले दिन होता है जनरल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है पिक्टोग्राफिक इवैल्यूएशन, जिसमें आपको एक फोटो दिखाई जाती है और उसके आधार पर उस कहानी बनानी होती है, और सभी लोगों का जो डिस्कशन होता है उसके आधार पर एक बड़ी कहानी आपको बनानी होती है, बिलीवेबल कहानी टाइप में से वहां बनानी होती है। ये होती है स्टेज फर्स्ट। डे 1 की बात है। डे 1 को यदि आप इनमें फेल हो जाते हो तो आपको घर भेज दिया जाता है कि चलो दोबारा तैयारी करके आना। यदि यहां पास हो जाते हो फिर आपकी स्टेज 2 चालू हो जाती है, जहां ग्रुप डिस्कशन होना, इंटरव्यू वगैरह ये होना, ये चालू हो जाता है। और 5वें और अंतिम दिन आपको पर्सनली एक एक आदमी को बताया जाता है, एक एक कैंडिडेट को बताया जाता है, आप पास हो गए, आप फेल हो गए। इस तरीके से यहां सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। यदि बात करें सिलेबस की और बात फिर करेंगे हम बुक्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। हम बात करते हैं जीके की। चलो बच्चे, सबसे पहले जीके में क्या क्या आएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आता है इसमें, इंडियन इकोनॉमी नहीं आता, साइंस, करंट अफेयर्स, अवार्ड सेरेमनी वगैरह, बुक्स वगैरह। चलो भाई, ये अपने सब्जेक्ट हैं जो जीके में आपको कवर करने होंगे, जरूरी है। हिस्ट्री में वही 3 डिवीजन हो गए अपने पास, एक हो गया एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, 3 अपने पास हो गई। तो ये तीनों यदि आपको कवर करनी है तो आप मेरे हिसाब से, मैं जो बेस्ट तरीका बताऊं आपको, कि आप 6वीं से लेकर 12वीं तक की हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स है, 6वीं से तो इतनी हिस्ट्री की इतनी कोर बुक नहीं आती, 8वीं से मेन कोर बुक चालू हो जाती है, जहां असल में आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में तो बिल्कुल डीप आ जाता है। तो ये 6 एनसीईआरटी ले लीजिए आप। इसमें आपका मेडिवल भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंशिएंट आर.एस. शर्मा की चलती है, आर.एस. शर्मा जी की एंशिएंट चलती है, बहुत ही अच्छी बुक है एंशिएंट पे, और वहां से 2-4 क्वेश्चन फिक्स है। एंशिएंट से क्या क्या फिक्स है? एंशिएंट से आपको पूछा जाएगा, एक तो बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो ये तो फेवरेट है वहां पे, और इसके अलावा आपको पूछा जाएगा डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, भारत दर्शन के बारे में पूछा जाएगा, या भारत दर्शन के जो कंसेप्ट है, मीमांसा वगैरह के बारे में, यहाँ पे 1-2 सवाल यहाँ से आ जाता है। मॉडर्न भी यहाँ पे प्रीटी मच कवर हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में लोग कम बिलीव करते हैं। मैं तो ये कहूंगा यदि आपके पास टाइम है तो 6वीं से 12वीं वाली एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की आप रिवीजन पे रिवीजन करीबन एग्जाम में जाने से पहले 20, 25, 30 बार रिवीजन कर लोगे, तब जाके थोड़ा सा आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी और लंबी प्रोसेस में आप लोग बिलीव नहीं करते, तो इसलिए यदि आपको
भाई जल्दी आपको है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम करके एक बुक आती है टीएमएच की, वो ले सकते हैं। मेडिवल आप स्किप कर सकते हैं। एंशिएंट के लिए वही आर एस शर्मा करके एक आती है, या बाइजूस के नोट्स भी आते हैं, बाइजूस के नोट्स भी आते हैं एंशिएंट इंडिया के। ठीक है, बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर वही इसमें तो बहुत ही बेस्ट तरीका यदि मैं बताऊं, आप 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी उठाइए ज्योग्राफी की, जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर होगा। एक एक दे रखा है, एशिया के अंदर का हर अफ्रीका, अलग अलग कॉन्टिनेंट की बात कर रखी है, फिर वहां पे कोर ज्योग्राफी की बात करिए, अलग अलग आइसोटॉप्स क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें यहां पे बात करी हैं, तो आप वो कर लीजिए। और जीसी लियोंग बेस्ट बुक है। लेकिन फिर आपको एक और ऑप्शन बता दूं, यदि ये नहीं हो पाता तो एक पेरियार की इंडियन ज्योग्राफी करके बुक आती है, पेरियार इंडियन ज्योग्राफी की एक बुक आती है, तो वो इंडियन ज्योग्राफी के लिए ठीक बुक है, मतलब फैक्ट बहुत ज्यादा है। जीसी लियोंग आपको साथ साथ पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट के किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिएगा, ज्यादा भारी भरकम शंकर आईएएस वाले यहां नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट के बेसिक नोट्स आपको चाहिए यहाँ पे। बेसिक ओजोन कॉम्बिनेशन, ओजोन फॉर्मेशन या क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह में यदि कोई दिक्कतें आ रही हैं, या आजकल जो आर्टिफिशियल रेन हो रही है उसमें एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ आती हैं। जो कुछ टॉपिक तो करंट में भी हो जाते हैं, ठीक है, एसिडिक रेन वगैरह, तो और कुछ वैसे भी हो जाते हैं, तो आप एनवायरनमेंट के कोई भी किसी भी एकेडमी के नोट्स उठा लीजिए, ऑनलाइन जाइए, टाइप कीजिए और कोई भी पीडीएफ आएगा डाउनलोड कर लीजिए, कोई गलत पीडीएफ नहीं है यहाँ पे, छोटा सा चाहिए आपको। पॉलिटी के लिए यहाँ लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। लक्ष्मीकांत के अलावा यहाँ आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। बार बार पढ़िएगा, रिपीट करिएगा, रिविजन आपका जरूरी है। अच्छा, मैं देख लेता हूं कैमरा चालू भी है या नहीं है। चालू है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो भाई इकोनॉमिक्स के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है। मतलब चंद ही एग्जाम है यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाती हो, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशन है। तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी मेरे नोट्स, आप मेरे कंप्लीट नोट्स उठा लीजिए, इससे बाहर वो नहीं जाना है, एज इट इज आप ये नोट्स उठा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय देशराज यादव, इकोनॉमिक्स बाय देशराज यादव करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे लगभग आपको 8500 कुछ करके सब्सक्राइबर मिलेंगे, ठीक है। उस वाले को ज्वाइन करना, क्योंकि मैंने किसी बच्चे को बताया, वो बच्चा कह रहा था सर आपके नाम से मेरे को पता नहीं कितने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल रहे हैं, तो ये वाला अभी मैं चला रहा हूँ, इकोनॉमिक्स बाय देशराज यादव, 8500 के करीबन होंगे, बाकी का मुझे नहीं पता। और वहां चले जाइएगा, वहां मेरे नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, और वो डाउनलोड प्रिंट आउट ले लेना और उनको पढ़ लेना। बाकी मेरे से क्लास ले रखी है, अच्छी बात है, नहीं ले रखी कोई बात नहीं, नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, रिविजन पे रिविजन करते रहिएगा, समझ में चीजें आ जाएंगी। नहीं समझ में आए मुझे कभी भी किसी भी दिन मैसेज कर दीजिएगा, अपन फिर उससे रिलेटेड आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे। साइंस की बात करें तो थोड़ी अच्छी साइंस आती है यहाँ पे, आमतौर पर यूपीएससी में क्या अप्लाइड फिजिक्स ज्यादा आती है, या साइंस एंड टेक जिसे हम बोले, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जिसे बोले, वो सूचना एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी जिसे बोले, वो ज्यादा आती है। लेकिन यहाँ पे साइंस अच्छी आती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, साइंस स्पेशल कोई बुक ना पढ़कर बायो और यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके पिछले प्रीवियस 20 इयर्स के पेपर उठा लीजिएगा, 20 इयर्स के पेपर उठा लीजिएगा, आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं मान रहे हो कि सर हमें शॉर्ट बताओ, इतना हम मेहनत नहीं कर सकते, हम बिल्कुल गंदे हैं, तो ऐसे में फिर आप कर सकते हो कि एक काम करो, लूसेंट करके, लूसेंट की जो साइंस वाली बुक आती है वो आप प्रेफर कर सकते हो। करंट अफेयर्स अपन करवा ही रहे हैं, करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अवार्ड्स पर, इनाम पर और बुक्स पर, बुक कौन है, बुक कौन सी है, ऑथर कौन कौन से हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर, और इसके अलावा मिलिट्री से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये है जीके का सिलेबस जो आपको कवर करना है। मैंने आपको बुक्स भी बता दी हैं कि कैसे आपको यहां कवर करना है। आगे बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बेसिक आता है, कंजक्शन वगैरह आता है, टेंस वगैरह आता है,
और इसके अलावा यूज ऑफ वर्ड आता है, सब्सटीट्यूशन, वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है। जो बेसिक आपकी इंग्लिश होती है वो यहां से पूछी जाती है। तो एसएससी के किसी भी टीचर के इंग्लिश के नोट्स उठा लेना, आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, वहां से ज्यादा इंग्लिश आपको कवर नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैथ्स की यदि बात करें तो मैथ्स में ध्यान दीजिएगा, यहां पे एलिमेंट्री मैथ्स आती है, क्लियरली डिफाइन किया गया है इसे। एलिमेंट्री मैथ्स मतलब 10वीं तक की मैथ्स आएगी यहां पे, ठीक है। बहुत बड़ा वो ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बड़ा जो मैथ्स, कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स जो होती है, जो कैट वगैरह में पूछी जाती है, एसएससी सीजीएल में आजकल बड़ी पूछी जा रही है, वो आपको नहीं आती। यहाँ पे अर्थमेटिक वगैरह, यहाँ पे बेसिक वाली मैथ आती है, 10वीं तक की मैथ्स आती है, जो ऑफकोर्स आपके तैयार भी होगी, नहीं भी तैयार तो एक काम कर सकते हैं आप यार, सीडीएस के लिए एक बुक आती है टीएमएच पब्लिकेशन की, नाम मैं भूल रहा हूं, और टाटा मैग्रो हिल की पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप उठा लीजिएगा और उसमें वही प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहां पे अटेम्प्ट करने हैं। एक बार लाइटिंग देख लेना। तो याद रखिएगा कि सीडीएस की तैयारी करते समय आपको एक पहली बात, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखने हैं आपको, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, हर एग्जाम से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर यदि नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब आपको एग्जाम का आइडिया भी नहीं होगा, एग्जाम पैटर्न भी नहीं पता चलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप उसके अंदर आप इनकलकेट कर लो अपने आप में कि किसी भी एग्जाम से पहले मुझे प्रीवियस ईयर पेपर देने ही देने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ बच्चों की समस्या ये आती है, क्योंकि सीडीएस वाले काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, समस्या ये आती है कि सर हमने आपसे पढ़ा या किसी से भी पढ़ा तो उस समय तो समझ में आ गया, बाद में याद भी करा, याद भी हो गया, लेकिन थोड़े दिन बाद में भूल जाते हैं। बाद में भूलने की बात, प्रक्रिया यह है कि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक हर 5वें दिन, कौन से, हर 5वें दिन एक टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। वो कहीं भी फ्री में मिल जाएगा ऑनलाइन, हजारों लाखों दुनिया यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे रही है, फ्री में दे रही है, कोई सा भी जाके लगा लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपका एग्जाम जो होने वाला है, प्रिलिमिनरी जो रिटन जो एग्जाम की मैं बात कर रहा था, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसमें एमसीक्यूज आएगा, और एमसीक्यू दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आज हमने बात कर ली है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की। इसके अलावा आपको यदि लगता है कि हमें इस एग्जाम के बारे में और चर्चा करनी चाहिए, या सीडीएस के ही कुछ और जो अनछुए पहलू हैं उनके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, जरूर आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएंगे, सारी चीजें खोल कर बता देंगे। यदि नहीं पता होगा तो फिर हम डिस्कशन कर लेंगे, या किसी और से पता कर लेंगे, या किसी एक्सपर्ट को ले आएंगे। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि परीक्षाएं कैसे होती हैं और किस परीक्षा का क्या तरीका है, और किस परीक्षा में किस पद के लिए हम जा रहे हैं। क्योंकि आजकल देखने को ये मिल रहा है, सब लोग होड़ में चल जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह जा रहे हैं, और उन्हें पता ही नहीं है वो किस जॉब के लिए जा रहे हैं, या एग्जाम पैटर्न क्या है। उन्होंने या तो नोट्स देख लिए कोचिंग के बस, या इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं, या दोस्तों को देख रखा है। तो कम से कम आप समझे जरूर कि एग्जाम क्या है, किस किस तरीके से होगा, क्या क्या मुझे इस चीज की तैयारी करनी है। यदि डेडिकेटेड आपको आर्मी में जाना है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, ऑफिसर बनना है, तो यदि आप उस दृढ़ निश्चय के साथ लगेंगे तो जरूर आपको ये सारी जानकारियां आपको अच्छी लगेंगी, और अच्छे लगे तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। चलिए मिलते हैं अगले बार अगले वीडियो के साथ और किसी एग्जाम के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। धन्यवाद।